अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने गीता का? कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मुझसे अलग नहीं है, इसका बस परसेप्शन मुझसे अलग है। ये बात प्रैक्टिकल कैसे है इस रियल लाइफ में? क्योंकि अगर मेरे सामने एक टेररिस्ट है तो मैं उससे कैसे कह सकता हूँ कि हाँ यार ये अलग नहीं है मुझसे, ये मैं ही तो हूँ। हाँ, इस चीज को समझने के लिए हमें भगवत गीता बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि अर्जुन का भी यही सवाल था कि अगर ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं इन्हें क्यों मारूं? फिर क्या इस थॉट को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरा खुद का ही नुकसान तो नहीं हो जाएगा? द मोमेंट यू रियलाइज दिस कि ये थॉट मेरे किसी काम का नहीं है, ड्रॉप इट। श्री कृष्ण बोलते थे भगवत गीता में अर्जुन को कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, उसके बाद आप जो करोगे ना, वो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो अप्रोप्रिएट होगा उस सिचुएशन के लिए। पर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि अगर आप ज़ेन योगा समझ गए तो आपको जेके मूर्ति जो कहते हैं वो समझ में आ जाएगा, भगवत गीता जो कह रही है वो समझ में लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा था आपने कि वो मेडिटेशन करेंगे और उनके जो चक्र होते हैं कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर वो जागृत हो जाएंगे एंड देन उनके पास सुपरनेचुरल पावर्स आ जाएंगी? तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये कितना सच है और कितना नहीं? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच आने के लिए अभिषेक जी। थैंक यू रवि फॉर हैविंग मी। या अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को कि आप क्या कौन हैं, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मतलब मेरा जो इंक्लिनेशन है वो बहुत सालों से है, आप कह सकते हैं बचपन से है। लेकिन एक्चुअली मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी मैंने कॉन्शियसली कब मैंने रियलाइज किया और कब मैं इसमें आया, इट इज फ्रॉम 2015-16 से। ठीक है, जब मैं कॉलेज में था तब से ये थोड़ी क्वेस्ट आ गई थी अंदर, लेकिन जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, जब लाइफ में थोड़े इश्यूज स्टार्ट हुए, तब अ, मैं एकदम कॉन्शियसली इस पाथ पे आ चुका हूँ। तो दैट इज मी। और 9 साल मैंने आईटी सेक्टर में काम किया है। 2022 में मैंने वो वाला काम छोड़ दिया है और मैंने अपने वाइफ के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फ्रीलांसिंग ये सारी चीजें स्टार्ट की थी। तो अभी हम वही कर रहे हैं, और मैं यूट्यूब पे अपने स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, सो दैट लोगों को इस नॉलेज के बारे में पता चल सके, लोगों को हेल्प हो सके, और लोग अपने लाइफ के स्ट्रगल से निकल के अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अभी आपने बोला कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल से निकल सके। आपको लगता है कि कभी खत्म होगी वो चीज, स्ट्रगल वाली चीज, सफरिंग वाली चीज? क्योंकि अगर आप इंडियन फिलोसफी उठा के देखो तो सबने, मोस्टली सबने ही, चार्वाक को अगर हटा दे तो सब बोलते हैं भाई लाइफ इज सफरिंग, दुख है बस इस जीवन में, और उसका एक रास्ता बताते हैं कि वो मोक्ष, एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं वो। तो हो सकता है ये स्ट्रगल खत्म हो सकता है हमारा यहाँ पे रहते हुए? नहीं, स्ट्रगल नहीं खत्म हो सकता जब तक आप एक फिजिकल फॉर्म में हैं। जब तक आप खुद एक लाइफ है, तब तब तक आपकी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी। स्ट्रगल हमारी जो मोस्टली होती है वो मेंटल स्ट्रगल होती है। देखिए, हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबका जो अप्रोच है उन प्रॉब्लम्स के प्रति वो अलग होता है। कुछ लोग उन प्रॉब्लम से दब जाते हैं, उनके बोझ तले दब जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते, टूट के बिखरने लगते हैं। लेकिन हम्म अगर सही स्टेट ऑफ माइंड से उन प्रॉब्लम्स को वो अप्रोच कर सके, तो शायद वो उन प्रॉब्लम्स के बोझ तले दबेंगे नहीं, और वो अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो हमें शायद अध्यात्म इस चीज में मदद करती है, ये हमें स्ट्रांग बनाती है मेंटली, ताकि हम सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर सके। तो मेरे कहने का हम्म मतलब वही था। ओके। तो जो इंसान जैसे जैसे 15-16 साल का होता है तो उसके मन में सारे हम्म। सवाल आते हैं, भाई मैं कौन हूँ, ठीक है, ये दुनिया क्या है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये सवाल, जब उनके उसके दिमाग में उठते हैं तो फिर वो जाता है इधर बुक्स की तरफ जाता है, कुछ स्पिरिचुअल लीडर की तरफ जाते हैं, कुछ गुरु की तरफ जाते हैं। तो आपके हिसाब से एक इंसान के मन में जब ये सवाल उठे तो क्या उसे तुरंत किसी गुरु के पास चले जाना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए उस बंदे की जब उसके मन में सारे सवाल उठे? नहीं, तुरंत किसी गुरु के पास जाना सही नहीं होगा। उसे सबसे पहले अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसे अपनी जो रिसर्च है वो थोड़ी करनी चाहिए।
आप वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत डेटा है अभी। और जिनको रीडिंग की शौक है वो किताब उठा के पढ़ सकते हैं। और जिसके पास कोई किताब नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर में भगवत गीता तो होती ही है, तो कम से कम वो उठा के पढ़ने की कोशिश करें, तो बहुत सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने शुरू होती है। एकदम से आपको रास्ता नहीं मिल जाएगा। जब भी आप इस रास्ते पे चलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी किताब आपको सही लग रही है पढ़ के। और उस हिसाब से आपको सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं इस तरफ, तो फिर आपको हेल्प मिलनी शुरू होती है, और वो हेल्प कहीं से भी आ सकती है। हम्म। लेकिन जब, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब 17-18 का था और जब मुझे ये सब इन चीजों मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में उठे, तो कुछ ऐसी किताबें हाथ लगी जो अब रिग्रेट होता है कि मैंने पढ़ी थी। आप कह रहे हैं ना किताब वगैरह की, क्योंकि हमें ना जी जी। बहुत कुछ पकड़ा दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। हमने फोन पे भी बात की थी इस बारे में कि हाँ हाँ स्पिरिचुअलिटी हाँ। रियल एसेंस उसकी क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा। लाइक किसी को भी हम्म, स्पिरिचुअलिटी बोल देते हम्म, हैं लोग। तो आपके हम्म। हिसाब से एक ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? लाइक कैसे पता चल जाए कि ये स्पिरिचुअलिटी और ये नहीं है? ये कैसे पता लगेगा? पता ऐसे चलेगा कि जैसे हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली। जो शब्द है वो अध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी तो एक वेग इसका ट्रांसलेशन है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। तो इट इज नथिंग रिगार्डिंग स्पिरिट। स्पिरिट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये रिलेटेड है आपके सेल्फ से। मतलब आप अध्यात्म को अगर आप ब्रेक करें तो ये अधि और आत्मा से बना हुआ है। अधि मीन्स बियॉन्ड द सेल्फ, मतलब आत्मा और अधि। तो आत्मा के बियॉन्ड, अधि इज बियॉन्ड, उसके ऊपर। तो उसके ऊपर क्या है इसे समझना, और हम किस सिचुएशन में अभी फंसे हैं इसे समझना। तो अभी की रियलिटी को समझना कि अभी हमारी क्या रियलिटी है। हम हमारी जितनी सफरिंग है, जो हमारी जो ईगो है उसके वजह से है। हमारा जो सेल्फ का परसेप्शन है उसके वजह से, आइडेंटिटी के वजह से है। ये सफरिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं है तो सिर्फ एक प्योर सेल्फ बचता है। और वो वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वो सफर नहीं करता। और हम जब उस प्योर सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि हम जिन चीजों के पीछे पड़े हैं या जिन चीजों की वजह से हम सफर कर रहे हैं, उनका अस्तित्व एक्चुअली में नहीं है। अगर देखें तो मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन एक्चुअली एक सर्टेन लेवल पे, आपके मानसिक लेवल पे अगर आप देखें तो शायद वो नहीं है। तो ये सब परसेप्शन का खेल है। क्या इसको आप माया कह रहे हैं? ये इल्यूजन है सब कुछ जो जिसको माया कहा गया है, उसी की बात कर रहे हैं आप? जी, इल्यूजन है। इल्यूजन है, लेकिन इस इल्यूजन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये फ्लैश और बोन रियल है, इजंट इट? ये फ्लैश और बोन हम्म। तो रियल है। आप यहाँ पे मारोगे तो दर्द होगा, ठीक है, ये तो रियल है। और इस फ्लैश और बोन से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो भी रियल है। रियल इन द सेंस मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन सेल्फ के स्टैंड पॉइंट से अगर देखें तो वो मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ नहीं होता। मिथ्या यानी जो हमारे परसेप्शन के, मतलब बियॉन्ड अगर हम जाके देखें तब हमें वो ट्रूथ दिखता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी है वो मिथ्या है। अगर आप प्रॉपर साइंस के हिसाब से देखो, तो जब आप अर्थ को मून से ऑब्जर्व करते हो, तो यू विल सी अर्थ एज अ ब्लू बॉल, ठीक है। वहां पे आपको कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई पौधा अलग से नहीं दिखता, ठीक है। अर्थ एक हम्म। सिंगल यूनिट दिखता है। तो हम्म। हम इस सिंगल यूनिट के एक पार्ट है। और जो हमें इस सिंगल यूनिट से अलग करती है वो है हमारी परसेप्शन, और हमारी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो। और वही हम्म। हमारे पूरे मेमोरीज को बनाता है, परसेप्शन को बनाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से ये ईगो बनता है। मतलब जिस फ्लैश और बोन से मैं बना हुआ हूं, मेरा एक नाम है अभिषेक, आपका एक नाम है रवि, तो आप अपने आप को रवि से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आपकी मेमोरी अगर छीन ली जाए तो रवि नहीं है, बस हम्म। एक सांस लेता हुआ लिविंग बीइंग है, जो कि इस अर्थ का एक पार्ट है, इस पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और देखा जाए तो हम्म। उसका एग्जिस्टेंस
का जो अस्तित्व है वो बहुत बड़ा नहीं है। अस्तित्व हमारे परसेप्शन में है। ओके। तो यार ये बताओ कि जैसे मैं इस जर्नी पे जाऊं, स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि हाँ यार, अब मैं अपने टारगेट तक, अपने गोल तक पहुंच गया हूँ? वो क्या चीज है, लाइक मतलब कैसे इंसान डिसाइड करेगा कि हाँ यार, अब मैं पहुंच चुका हूँ, मेरी जर्नी खत्म हो चुकी है? या फिर कोई खत्म ही नहीं होती कभी जर्नी, क्या पता ये चलती रहती हो? क्या है ये, कैसे पता करे? जी, ये 2 तरीके से होती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये, और ये जर्नी खत्म नहीं होगी जब तक आप फिजिकली इस बॉडी में हो, तब तक ये जर्नी खत्म आपकी नहीं होती है। तो 2 लेवल्स पे आप समझ सकते हो इस चीज को। एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब आप समझ पा रहे हो कि मैं इस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ और मेरा जो भी एग्जिस्टेंस है, जिस चीज से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, वो इस वर्ल्ड के लिए तो रियल है, लेकिन एक्चुअली वो रियल नहीं। ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप समझ जाओ तो वो एक तरीके का एनलाइटनमेंट होगा आपके लिए। हालांकि आप हम्म। इस वर्ल्ड से जुड़े पड़े हो और आपको सारी सफरिंग्स भी होगी, ठीक है, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप समझ जाते हो तो वो सफरिंग फिर सुपरफिशियल हो जाती है। वो हम्म। इंटरनल लेवल पे आपके सेल्फ को टच नहीं कर रही है। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। और एक लेवल ये है कि आप एक्सपीरियंस के लेवल पे समझ पाओ। एक्सपीरियंस के लेवल पे समझने के लिए ही हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं, हम अपने सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, हम उस अनटच्ड चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर है, जो इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, जिसकी वजह से सारी चीज काम कर रही है। और ये हम्म। जो दूसरा जो रास्ता है, जो एक्सपीरियंस वाला रास्ता है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं इन द सेंस कि वो इस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में ऐसा समझते हैं कि कोई चमत्कार, कोई मिरेकल ऐसा होगा। और यहाँ पे हम्म। जाके लोग गुरुओं के पास भी फंसते हैं। लोग बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ के ही फंसते हैं जहाँ पे मिरेकल्स के बारे में है। ठीक है। तो ये ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। लोगों को अपने परसेप्शन पे विश्वास रखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास रखना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे, ठीक है, मेडिटेशन ट्राई करोगे, योगा ट्राई करोगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्रियाएं हैं जो आप ट्राई करोगे, और आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी क्रिया आपको ज्यादा फायदा दे रही है। फायदा इन द सेंस आपके माइंड को काम कर रही है, प्रैक्टिकल वे में किस प्रकार से आपके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट हम्म। प्रोसेस में चेंज आ रहा है, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा हो रहा है। दीज आर द थिंग्स यू ऑब्जर्व, कि इन चीजों में क्या चेंजेस आ रही है, क्या आपके टेम्परमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तब आपको लगेगा कि हाँ, आप इवॉल्व हो रहे हो, फिर आप जो जिस पाथ पे चल रहे हो वो सही है। तो वो आपके अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे आप इवॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इधर उधर जाके फंसोगे तो फिर दिक्कत है। तो जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि वो एनलाइटेंड हो चुके हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पता चल चुका है, लाइक वो क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हिंदी वर्ड तो मैं भूल रहा हूँ उसके लिए, लेकिन हाँ, जब वो बोलते हैं कि वो एनलाइटेंड हो चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? एनलाइटेंड होने का सिंपल एक मतलब यही है कि मुझ में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब अभिषेक भी मैं ही हूँ, रवि भी मैं ही हूँ, और जो हमारे बीच में जो हम दोनों को डिवाइड करता है वो सिर्फ हमारा परसेप्शन है और कुछ नहीं। ठीक है। क्योंकि मेरी जो परसेप्शन है इस बॉडी तक लिमिटेड है, तो मैं आपके शूज में जाके आपके पेन को फील नहीं कर सकता हूँ जो आप कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि मेरी परसेप्शन इस बॉडी तक लिमिटेड है। लेकिन एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि मेरे परसेप्शन में जो भी है वो फिर सारा हर चीज उस परसेप्शन के अंदर आता है। मतलब देन यू एक्ट विथ लव। ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज लव व्हेन यू नो कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मुझसे अलग नहीं है, इसका बस परसेप्शन मुझसे अलग है। ये बात प्रैक्टिकल कैसे है इस रियल लाइफ में, लाइक क्योंकि अगर मेरे सामने एक टेररिस्ट है, तो मैं उससे कैसे कह सकता हूँ कि हाँ यार, ये अलग नहीं है मुझसे, ये मैं ही तो हूँ? ये कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकल यहाँ इस रियल वर्ल्ड के अंदर? हाँ, इस चीज को समझने के लिए हमें भगवत गीता बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि अर्जुन का भी यही सवाल था कि अगर ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं इन्हें क्यों मारूं, फिर युद्ध में मैं हम्म। इन्हें क्यों मारूं, ये तो सारे मेरे ही रिश्तेदार हैं, और मैं इन्हें मार दूंगा तो फिर
हमारे परिवार का ऐसा होगा, हमारी महिलाएं फिर दूसरे कास्ट में जाके वो लोग दे विल इंडल्ज विथ रॉन्ग थिंग्स, तो फिर उनके जो बच्चे होंगे तो वो फिर गलत होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही सारे क्वेश्चंस किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, मटेरियल लेवल पे ये तुमसे अलग है, इनका सिर्फ शरीर तुमसे अलग है, और ये जो भी एक्शन कर रहे हैं ये इग्नोरेंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इग्नोरेंस वाले एक्शन को स्टॉप करने के लिए यू नीड टू किल देम, ठीक है। और ओके। उसके लिए यू डोंट नीड टू एक्ट थ्रू एंगर, आप एंगर से एक्ट करके धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। धर्म को स्थापित करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। धर्म हम्म। शाश्वत है, धर्म वो है जो सच है, ठीक है। और सच एक यूनिवर्सल लेवल पे है। उस चीज को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर दूसरे अध्याय से यही समझाते हैं कि तुम ये समझो कि तुम्हारे और उनमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, फर्क है उनके कर्म का। इस मटेरियल रियल में वो जो कर्म कर रहे हैं उस चीज का फर्क है, और उस कर्म का इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। जैसे मैं अगर कुछ करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ता है, दुनिया कुछ करती है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर करता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज हम्म। इंटरकनेक्टेड है। और हम इस चीज को समझ नहीं पाते क्योंकि हम एक इंडिविजुअल लेवल से ही सोचते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमसे जो चार लोग जुड़े पड़े हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो मैक्सिमम उन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट हर इंसान पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। आई हम्म। होप मैं अगर कुछ हाँ, समझा मैं समझ पाया। गया, समझ गया। मतलब मैं अगर कुछ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अगर कहीं इस दुनिया में कहीं क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं न कहीं मैं भी हूँ, इस हिसाब से तो। जी, अगर आप इग्नोरेंस में कुछ कर रहे हो और उसके वजह से कुछ कहीं किसी के माइंड में कुछ ऐसा नेगेटिव ट्रिगर हो गया, ठीक है, और वो व्यक्ति कुछ गलत कर बैठा, तो मे बी उसकी नॉलेज आपको नहीं होगी, लेकिन वो हो रहा है उसी कारण से। और ये बहुत ही सटल वे में होता है, ये बहुत ही, मतलब यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि इस रीजन से ये हो गया। हुँ, ओके। अच्छा, एक सवाल और आया मन में, आपने भगवत गीता की बात अगर छेड़ी है तो, कि अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने गीता का? इतने लोग थे। क्योंकि अर्जुन ने ही श्री कृष्ण को चुना था। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को कहा कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, और तुम दोनों जो भी चाहो नारायणी चुन सेना। सकते हो। हाँ, तो दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो हथियार उठाने वाले है भी नहीं, तो मैं उनको क्यों चुनूं। तो इनसे इन्हें चुन के तो मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ रथ चलाएंगे। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। तो यहाँ पे मेटाफोरिक लेवल पे आप समझ सकते हो कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा माइंड जो है वो एक्चुअली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक से समझना मैं जो बता रहा हूँ। 4 सेक्शंस क्या है? IESM. I is for intelligence, E is for emotions, emotivity, S is for sex center, ठीक है, sensuosity और the reflex action वाला mind, and M is the mobility, the action जो फिजिकली एक्शन करता है। तो इन चारों सेंटर्स में हमारा माइंड डिवाइडेड है। और जो आई ई और एस सेंटर की मैंने बात की, वो सत्व, रजस और तमस गुणों को डिनोट करती है, ठीक है। आई जो इंटेलिजेंस है वो सत्व गुण को डिनोट करता है। इट ये जो हमारे माइंड को कमांड देता है, इट इज आउट ऑफ प्योर नॉलेज, ठीक है। ई सेंटर जो है वो इमोशंस को डिनोट करता है। ई सेंटर हमारे इमोशंस के बेस पे हमें कमांड देता है, ठीक है। इफ यू आर ओवर जॉयड, बहुत खुश हो गए, तो ये ई सेंटर है। बहुत सैड हो गए, दिस इज ई सेंटर, ठीक है। आई सेंटर हुँ, के साथ हैप्पीनेस और सैडनेस वाली फीलिंग नहीं रहती है। एक एक इमोशन लेस फीलिंग रहती है, आप कह सकते हो, या फिर एक क्वाइट, एक काम, एक इक्वी पॉइज वाली फीलिंग होती है आई सेंटर के कमांड। और एस सेंटर जो है, ये हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो इंस्टिंक्ट होती है ना, एनिमल इंस्टिंक्ट, उसके हुँ, लिए हुँ, हुँ। रिस्पॉन्सिबल है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, फाइट एंड फ्लाइट वाली जो हम एक्शन लेते हैं, उसके लिए एस सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे माइंड में होना जरूरी है। लास्ट इज द एम सेंटर, विच इज द मोबिलिटी और द
फिजिकल जो एक्शन लेने वाला सेंटर है। तो ये सेंटर कैसे काम करता है? ये तीनों सेंटर्स के कमांड को देखता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है हम्म। कि कौन सा सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और उसके बेस पे आप एक्शंस लेते हो, ठीक है, ओके। हम्म। अपने लाइफ में। तो मेटाफोरिक लेवल पे मैं क्या बोल रहा था कि आई इज भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, हम्म। और अर्जुन ने आई सेंटर को चुना बिकॉज इट इज द गाइडिंग लाइट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। हम्म। और हम्म। क्योंकि वो गाइडिंग लाइट बन गया अर्जुन के, और उसके जो रथ के घोड़े हैं दोस्त, वो जो 5 घोड़े हैं वो हमारे पांचों सेंसेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे हम्म। सेंसेस हम्म। हमारे इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आते, इमोशंस और जो हमारे इंस्टिंक्ट्स है उनसे थोड़ा अलग होके इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ जाए, देन वी हैव कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस, ठीक है। और जब ऐसा हमारा होता है तो हम फिर अपने आप को समझ पाते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर आई सेंटर के हेल्प से मैं उन सारी चीजों पे काम कर सकता हूँ। देन आई एम मोर इन कंट्रोल ऑफ माई सेंसेस एंड माई एक्शंस ऑल्सो, ठीक है, एंड देन ओनली आई विल बी एबल हम्म। टू विन अ बैटल, ठीक है। अगर मैं अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं हूं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं किसी भी लाइफ के बैटल को जीत सकता हूँ? तो ये एक बेसिक हम्म। अंडरस्टैंडिंग है, मेटाफोरिक लेवल पे अगर हम देखें तो इसका एक इनर मीनिंग है, तो वो हमें थोड़ा समझना जरूरी है। तो उस हिसाब से अर्जुन ने अपने इंटेलिजेंस को चूज किया, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को नहीं, उसने नॉलेज को चूज किया, जिसने उसको गाइड वाओ। किया उस बैटल को जीतने में। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। वाओ। अब और इंटरेस्ट आ गया मेरा इन चीज़ों के अंदर यार, भगवत गीता को दोबारा पढ़ना है मुझे। मैंने मेरी फेवरेट किताब ऐसे ही नहीं है, मैं बोलता भी हूँ, लाइव वगैरह पे भी आता हूँ तो बताया हुआ है मैंने, बहुत अच्छी लगती है मेरे को किताब। अच्छा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर वापस आते हैं, ठीक है? और कुछ ना ऐसे, मैंने बात भी की थी आपसे कॉल में कि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है इसके अराउंड, ठीक है? कुछ लोगों को लगता है कि वो मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जो बताए जाते हैं, और उनके जो चक्र होते हैं कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर, वो जागृत हो जाएँगे एंड देन उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स आ जाएँगी। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये कितना सच है और कितना नहीं? ये एक लेवल पे आप देखें तो सच है और नई भी है। नई इसलिए है क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने चक्रों को फील नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, दिस इज ट्रू, और उन एनर्जी सेंटर्स के वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। हमारे जो माइंड की इंटेंसिटीज है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को अगर आप बोलोगे कि तुमको मैं 2 दिन मेडिटेशन करा के तुम्हारे चक्र मैं सारे खोल दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने आपको IESM का जो रेशियो बताया, रेशियो मैंने नहीं बताया, रेशियो इज 2482। ओके। इंटेलिजेंस इज 2, इमोशन इज 4, सेक्स इज 8, एंड देन मोबिलिटी इज 2। अब देखो हुँ, आई सेंटर की इंटेंसिटी सबसे कम है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो वो मोस्टली अपने इमोशंस और अपने इंस्टिंक्ट्स के आधार पे ही एक्शंस करता है, क्योंकि वो सेंटर्स ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं उसे। एंड दिस इज द रीजन आप देखो कि 99% लोग ऐसे हैं जो अपने हैबिट्स को जल्दी से बदल नहीं पाते, या फिर जिनके पास कुछ अगर नेगेटिव हैबिट है, से सपोज कोई स्मोक करता है या कोई ड्रिंक करता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव। विल ऑल्दो पावर दे कम नो, होती है। उनका आई सेंटर, हाँ, उनका आई सेंटर उनको बोलता है कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना है, हुँ, हुँ, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू लीव दैट बैड हैबिट, ठीक है। द रीजन इज कि जो इंटेंसिटी है E और S की इतनी ज्यादा है कि वो बॉडी और माइंड पे हावी हो जाती है, और वो आई सेंटर के बात को इग्नोर कर देती ओके। है। हुँ, इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। बिल्कुल, एग्जाम्पल ये बिल्कुल। है कि मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको पता है मेरा इतना सिलेबस है, इतना खत्म करना है, और आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का कि मैं 4 बजे उठ के मैं 2-3 घंटा पढ़ाई करूंगा, ठीक है। आप सो गए, 4 बजे अलार्म बजा, आपने स्नूज पे डाल दिया और बोला कि नहीं 15 मिनट्स बाद में उठता हूँ, ठीक है। हुँ, हुँ, फिर 15 मिनट बाद वो अलार्म बजा, फिर आपने स्नूज पे डाल दिया,
नहीं थोड़ी देर और सो लेते हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ऐसे करके करके 1 घंटा चला है। 1 घंटा बाद फिर आप 4 बजे के बजाय वहां पे 5 या 6 बजे उठे, ठीक है। अब जब 6 बजे आप उठते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है रिग्रेट वाली, कि ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, हम्म। ठीक है। अभी देखो आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आपके सेंटर्स के इंटरप्ले चल रहे हैं। आपने जब रात को अलार्म लगाया था तो दैट वाज आई सेंटर। आई सेंटर ने कमांड भेजा आपके माइंड को कि आप सुबह उठ के पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन हम्म। जब अलार्म बजा तो आपके कौन से सेंटर्स एक्टिव हो गए? आपके एस और ई सेंटर्स। ई का इमोशन आपको बोल रहा है कि बेड के अंदर अच्छा लग रहा हम्म। है, आई एम हम्म। फीलिंग वेरी नाइस कोजी, अभी उठना नहीं है। एस सेंटर हम्म। आपके बॉडी पे हावी हो गया है कि यार बहुत नींद आ रहा है, अभी मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। हम्म। नाउ यू सी द फ्रिक्शन बिटवीन आई, ई एंड एस। ई और हम्म। एस एक साथ मिल गए हैं और आई के साथ फिर वो फ्रिक्शन हो रहा है, और सिंस आई सेंटर की इंटेंसिटी ऑलरेडी कम है, वो हार जाता है। वो हारता है और फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो नेगेटिव होके जाके मिल जाती है ई और एस में, एंड इट गिव्स मोर पावर टू ई एंड एस। और उसकी वजह से आप ज्यादा सो लेते हो। फिर जब आप उठते हो तो आपके अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। रिग्रेट आपको ई सेंटर दे रहा है, आपका ओके। इमोशनल सेंटर दे रहा है रिग्रेट, ठीक है। हम्म। खुद ही और वो गलती करता है, खुद रिग्रेट ही से दे ना रहा आपकी, है। हाँ, वो हम्म। रिग्रेट से क्या होता है ना कि आपकी सेल्फ एस्टीम फिर कम हो जाती है। हम्म। फिर दूसरे दिन ना आपको आप फिर हो सकता है कि अलार्म ही ना लगाओ, हाँ। बिल्कुल। आप गिव इन कर दोगे, ठीक है। हम्म। अभी इसके साथ और एक एग्जांपल सुनो। हम्म। आपको खेलना बहुत पसंद है, फुटबॉल या क्रिकेट, आपको क्या पसंद है? मेरे को क्रिकेट पसंद है, हाँ। क्रिकेट पसंद है, तो आपको क्रिकेट पसंद है और आपको पता है कि कल संडे है और कल 4 बजे उठ के जाना है मैदान में, सारे फ्रेंड्स आएंगे, किट विट लेके खेलना है, ठीक है। हम्म। आप अलार्म लगा के सो गए 4 बजे का, ठीक है। लेकिन आपकी नींद जो है ना पौने 4 बजे खुल गई एक्साइटमेंट में। या, सही कह रहे हो। यहाँ पे क्या हम्म। हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि आई सेंटर ने कमांड दिया कि रवि सुबह 4 बजे उठना है, खेलने जाना है। और हम्म। एकदम आपकी जो इमोशंस है और आपकी जो बॉडी है वो अलाइंड है उस कमांड के साथ। फ्रिक्शन हम्म। नहीं है वहां पे आपके इमोशन में, और आपका जो आई सेंटर का कमांड है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, इट इज इन अलाइनमेंट, करेक्ट। हम्म। तो अब क्या हो रहा है कि अलाइनमेंट में है तो माइंड को पूरा ये कमांड गया कि यार सुबह उठना ही है, कुछ भी हो जाए मजा आएगा खेलेंगे। तो वो आपको पहले ही उठा दे रहा है अलार्म। हम्म। ये आपका माइंड आपके साथ कर रहा है, ठीक है। आप उठ जा रहे हो, एक्साइटमेंट में जा रहे हो खेलने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई, ई और एस तीनों एक साथ अलाइंड होके काम कर रहे हैं, तो वो सक्सेस मिल जा रहा है आपको उस काम में, ठीक है। हम्म। वही अगर पढ़ाई के साथ होने लगा, उठ के पढ़ेंगे, नॉलेज मिलेगा और मजा आएगा, नॉट फॉर हम्म। मार्क्स। तो जब ये अलाइनमेंट आप बिल्ड करते हो ना अपने माइंड के अंदर, तो हम्म। पढ़ने के लिए पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इट इज नॉट कि हम्म। हम नहीं उठ सकते चाह, इट इज कि हमारा माइंड उस काम के साथ कितना अलाइंड है, हमारे सारे सेंटर्स, हम्म। इस पे डिपेंड करता है। हाँ, एक रीजन और भी है, जो ये आई वाला जो पार्ट है वो इतना कमजोर इसलिए है क्योंकि इवोल्यूशन अगर देखो आप कि ब्रेन कैसे हमारा बना है, ह्यूमन ब्रेन, तो सबसे बाद में ये वाला पार्ट बना है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे हम डिसीजन वगैरह एग्जैक्टली, लेते हैं। एग्जैक्टली, इसी कारण एग्जैक्टली। बेचारा इतना कमजोर है, सब पे हार जाता है वो। एनिमल ब्रेन, जो हम्म, रेप्टिलियन ब्रेन कह लो आप, उसके सामने हार जाता है वो। क्या बात है जी यार, जी जी, मजा आ बिल्कुल, गया। बिल्कुल। ओके। हाँ, तो और चक्रा की हम एंड बात कर दिस रहे इज थे। द डिफरेंस। और यही हाँ, डिफरेंस है, हाँ। आप देखो ये ह्यूमन बींग्स में भी ना, लोअर हाँ। बींग्स होते हैं और हायर बींग्स होते हैं। ह्यूमंस में भी आप देखोगे कुछ लोग बहुत हाई इंटेंसिटी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत लोअर इंटेंसिटी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपको वाइब समझ में आएगी लोगों की, ठीक है। जैसे विवेकानंद जैसे जो लोग थे, उनका आई सेंटर का जो इंटेंसिटी था इट वाज मोर देन ई एंड एस, ठीक है। वाह। हम्म। तो ये हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है। एवरेज ह्यूमन बीइंग की इंटेंसिटी मैंने आपको बता दी, लेकिन ये हम्म। हर इंसान के अंदर अलग हो सकती है, और हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होती है कि वो उस इंटेंसिटी को ऑल्टर कर सके अपने विल पावर के अकॉर्डिंग, या फिर वो उस हैबिट को बिल्ड, तो वो हो जाएगा। एंड दिस इज
only possible through observation. इवन एक साइकोथेरेपिस्ट भी आए थे मेरे चैनल पे, तो वो भी बता रहे थे कि जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी ना रवि, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए एग्जैक्ट सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे अंदर चल क्या रहा है। तुम्हें जब गुस्सा आ जी रहा है जी किसी इंसान पे, तब कैसा है वो गुस्सा दिखने में, उसको एक बार ऑब्जर्व तो करो। फिर डिसीजन ले पाओगे उस हम्म, वक्त कि अब मुझे एक्ट करना है कि नहीं करना है। अभी क्या आता है, एक आपने वर्ड सुना होगा, रिएक्ट और एक रिस्पॉन्ड होता है ना? कि बस एग्जैक्टली आपको गुस्सा आया, आपने गाली दे दी। और रिस्पॉन्ड होता है कि आपको पता है, आप अवेयर हो सिचुएशन को लेके। आपकी वो चेतना का स्तर, कहते हैं आचार्य प्रशांत जी, की चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ चुका है कि आप उस समय पॉज़ हो जाते हो थोड़ी देर के लिए और डिसाइड कर पाते हो कि नहीं यार, जाने देते हैं, छोड़ना यार। इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। और यही आप वो जो एग्जैक्टली आईएसएम की बात जो कर रहे हैं, यही मुझे मुझे लग रहा है कि यार ये कहीं न कहीं वहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है। हाँ, वही होगा। ऐसा होता है, और ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आप देख पाओगे। अगर मान लो आपको रिएक्ट करने की आदत है, या फिर आप जल्दी से गुस्सा होते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और जब आप अपने आई सेंटर की इंटेंसिटी पे काम करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप 3 महीने या 6 महीने बाद आप देखोगे कि यार आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अब आप कुछ भी आपके तरफ आ रहा है, कोई भी बात अगर आ रही है, तो आप उस बात को एज इट इज देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि वहां पे जो एग्जैक्ट सही रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण बोलते थे भगवत गीता में अर्जुन को कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, उसके बाद आप जो करोगे ना, वो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो अप्रोप्रिएट होगा उस सिचुएशन के लिए। तो ये स्थित हुँ। प्रज्ञ होना है, अवेयरनेस बेसिकली में मुझे सिचुएटेड हो जाना। हुँ, बेसिकली पता है, अभी मैं अगर समराइज़ करूँ अभी तक जितना मैंने सीखा है, तो ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये सारी चीज़ें, आई जो है जिसकी बात आप कर रहे हो, उसके लिए एक जिम की तरह है। हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है बस, एग्जैक्टली कि वो जी सारे जी जी काम कर सके, वो जो ये एनिमल रेप्टिलियन ब्रेन हमें जो कहता है करने को, उसकी बात को दबा सके, इतना स्ट्रॉन्ग बन सके, उसको बुली कर सके फिर वो। अभी वो बुली होता आ रहा है बेचारा, क्योंकि आई कमज़ोर है हमारा बहुत, पर उसको मेडिटेशन ना के ज़रिए हम उसको दबाना भी नहीं है, अच्छा। उसको दबाने से भी गलती हो जाती है। क्योंकि दबा तो लेंगे हम 3 4 दिन, लेकिन फिर 5वें दिन नहीं होगा। दबाना नहीं है, हुँ, उसको अपने साथ ले लेना है, उसको ओके, अलाइन कर लेना है। हाँ, मतलब उसको इस प्रकार से समझा देना है कि उसको लगे कि आई सेंटर जो बोल रहा है ना एकदम सही है भाई, इसके साथ चल। ऐसा होना चाहिए। जब एस सेंटर और हुँ, ई सेंटर को समझ में आ जाएगा ना कि आई सेंटर सही है, तो वो रिबेल नहीं करेंगे, तो वो साथ में चलेंगे। इसीलिए उनकी एक इवॉल्व्ड जो माइंड होता है ना, उसके जो इंटेंसिटीज होती है वो 5 2 2 1 होती है। आई की 5 होती है, ई की 2 होती है, एस की 2 होती है, और एम की 1 होती है। वो फिजिकली बहुत कम काम करेगा, ठीक ओके, है। और उसके हाँ, इमोशंस और जो उसके इंस्टिंक्ट है वो उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि जीरो हो हुँ, जाएगी तो आप सरवाइव नहीं कर सकते फिजिकल बॉडी में। आपको हुँ, इंस्टिंक्ट चाहिए, आपको फाइट एंड फ्लाइट चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, हाँ, इमोशंस भी चाहिए, दूसरों को समझने के लिए, अपने इमोशंस को दिखाने के लिए इमोशंस भी चाहिए, ठीक है। बट एक सेंसिटिविटी चाहिए उसके लिए, और वो आई सेंटर से आएगी आपके पास। तो आई सेंटर की इंटेंसिटी जब बढ़ेगी ना, तो आपकी ई और एस सेंटर की अलाइन होगी उसके साथ। क्योंकि ई और एस हुँ, गलत नहीं है, वो बस हाँ, नेगेटिव इंटेंसिटी में नहीं जाना चाहिए। उसकी इंटेंसिटीज जो बहुत ज्यादा है, वही हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव काम की तरफ हुँ, धकेल देती है। सही जगह उसको और चैनलाइज़ हम करना अपने है आप हमें, के हाँ, साथ, हाँ, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्वेशन करें, इसका पहला स्टेप ही है ऑब्जर्वेशन। कृष्णमूर्ति पूरा हुँ, जीवन अपने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कहते कहते मर गए वो। तो यही है ऑब्जर्वेशन, क्या है, देखो, अपने माइंड को देखो, अपने थॉट्स को हुँ, देखो, कहाँ से थॉट्स हुँ, आ रहे हैं। और इसी को ज़ेन योगा में पीजे सर ने ड्रिफ्ट वॉचिंग कहा है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन कहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन जब हुँ, पीजे सर कहते हैं कि ड्रिफ्ट वॉचिंग करो, हमारा हुँ, माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पे जो जंप करके जा रहा है, उसको देखो कि कैसे वो चेन बन रहा है थॉट का। उसको बैक ट्रैक करो उस चेन को, और उन थॉट्स में से देखो कि कौन सा थॉट किस सेंटर से आ रहा है। हुँ, समझो अपने माइंड को। हाँ, ये ऐसा थोड़ा बहुत विपासना जैसा साउंड नहीं कर रहा? विपासना मेडिटेशन के अंदर भी ऐसे कुछ कहते हैं कि अपने थॉट्स को आप ऑब्जर्व करो, देखते रहो, आ रहे हैं देखो, ओके, उसके बाद आपको हाँ पता चलेगा ये जो थॉट आपने सोचा, जो आपको इतना परेशान कर रहा था,
वो कितना छोटा है, वो खत्म हो गया, वो पैदा हुआ क्लाउड की तरह और गायब हो गया। कुछ हाँ, एक बार बारे विपश्यना में बताओ भी। इसके बारे में। हाँ, हाँ, बताओ इसके बारे में। सिमिलर है। विपश्यना में हम ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हुँ, हम ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ को देखते देखते क्या होगा कि आपका माइंड तो ब्रेथ पे रहेगा नहीं ऑल द टाइम, और माइंड में थॉट्स आएंगे ही, क्योंकि माइंड का काम है थॉट्स बनाना। उसका हुँ, प्राइमरी वर्क है, बेस्ड ऑन योर पास्ट मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस, वो थॉट्स बनाएगा। माइंड का हुँ। यही काम है। तो जो कहानी काम है वो बनाना। तो करेगा ही। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, और आप उन जब थॉट्स को देखते जाते हो, देख उन उसके अंदर आप घुसते जाते हो, लेयर बाय लेयर जब आप देखते हो एकदम, क्योंकि वहां पे तो आपके पास टाइम ही टाइम है। विपश्यना में जब आप बैठे हो तो आपको देखना ही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हुँ, और इतने डेप्थ में जाके हम कभी देखते नहीं है। जब हम उसको लेयर बाय लेयर पील ऑफ करने लगते हैं ना, तब हमको अंदर जाके दिखता है कुछ है ही नहीं। हुँ, वो थॉट में कोई पावर ही नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है रियलिटी में। तभी हमको समझ में आता है ना कि ये जो है सब सब माया ही है। लेकिन मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि ऑडियंस सोचेगी यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ मैं। मान लो मेरे को एक थॉट आ रहा है, मैंने ना 1 करोड़ रुपए कर्ज़ ले रखा है और मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, मान लो मेरी नौकरी जा चुकी है। एक थॉट मुझे परेशान कर रहा है कि यार ये बैंक वाले आएँगे, हम्म। मैंने जो गिरवी रखा था वो भी गिर जाएगा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब इस थॉट का रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल सच सही है थॉट तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी वाट लगने वाली है। आप सड़क पे आ हम्म। चुके हो। तो अब इसको कैसे देखूँगा मैं अगर विपासना कर रहा हूँ तो? हाँ, तो अगर आप विपासना कर चुके हो, बहुत बार किया है आपने, अगर आपको पता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, तो आपके माइंड में दो थॉट्स आएंगे इससे रिगार्डिंग। थॉट ये आएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, और आप क्या हुँ, नहीं कर सकते हो, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। दो चीजें आएंगी, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप सेन हो, एकदम इक्विपॉइज हो, तो अगर आप इक्विपॉइज नहीं हो और ई और एस ज्यादा हावी है, तो फिर तो आप पागल हो जाओगे, मतलब आप कुछ भी करोगे, कहीं से भी पैसे हुँ, लेके आओगे, कुछ भी करोगे। तो वो नहीं। मैं बोला हूँ कि अगर आपका दिमाग, अगर आप एक रोज मेडिटेशन करते हो, विपश्यना करते हो, या आप उन प्रैक्टिसेस में हो, तो दिमाग शांत है। शांत है तो ये सोचोगे कि इसमें क्या कंट्रोल करने लायक है, क्या नहीं है। जो कंट्रोल करने लायक नहीं है, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। आप उन्हीं चीजों पे ध्यान दोगे जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप एक चॉक आउट करोगे अपना प्लान, कि हाँ ऐसे 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 मैं करूंगा, तो इतने दिन में मेरा ये लोन खत्म हो सकता है, एंड यू विल वर्क हुँ, टुवर्ड्स इट विदाउट थिंकिंग, ठीक है। फिर वहां पे आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, परेशान स्ट्रेस भी नहीं लेना है। वेन यू नो कि हुँ, हाँ यही मेरे कंट्रोल में है, यही मैं कर सकता हूँ, और इतना दिन में मैं ये करूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब फिर आप उस काम में लग जाओगे। हुँ। सारी प्रॉब्लम पास्ट या फ्यूचर में है, प्रेज़ेंट में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सारी एंग्ज़ायटी पास्ट और फ्यूचर के बीच में रहती है। प्रेज़ेंट में तो कभी कोई प्रेजेंट बंदा ही में नहीं कह सिर्फ सकता। एक्शन है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ें यार पता नहीं चलती है जब वैसे देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में अभी हम बात तो मैं तो कर रहा हूँ प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट, लेकिन अभी टेंशन रहेगी यार, एडिट करना है पॉडकास्ट, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें व्यूज़ आएँगे कि नहीं आएँगे, है ना? हाँ, ये कोई और इसमें तो सब एडिट करना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब हम मेडिटेशन पे आते हैं थोड़ा, ठीक है? क्योंकि अब हमने थ्योरेटिकली जितना हमने समझ लिया है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, बैंडविड्थ कैसे बढ़ानी है उसकी ताकि हम प्रेज़ेंट मोमेंट में जी पाएँ। फिर जैसी अवेयरनेस जी। बढ़ेगी, चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो हम सही डिसीज़न ले पाएँगे। वो आई सेंटर जो हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अभी तक यहाँ तक हमारी बात ठीक आ चुकी है। अब इस आई को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो कैसे बनाना है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है इस पूरी दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, वो बताओ एक बार यार आप? इसमें तीन चीजें मेन है, तीन है। पहला है आपका थॉट, ठीक है। हुँ, हुँ, दूसरा है आपका फूड, जो आप कंज्यूम करते हो, और तीसरा है आपकी स्लीप। ओके। ये प्राइमरी चीजें हैं। और जो 24/7 आप जो भी कर रहे हो, ये उसके अंदर ही आ जाती है, इन तीनों चीजों के अंदर। थॉट, स्लीप और फूड, ठीक है। जब मैं थॉट की बात करता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको इस तरफ लेना है कि आई सेंटर को कैसे बढ़ाएं, उसके इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएं, तो थॉट्स को ऑब्जर्व करना। दिन में 5 मिनट भी अगर आप निकाल पाओ थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व करके छोड़ना नहीं। जैसे मेडिटेशन में लोग बोलते हैं ना, थॉट्स को देखो और उसे डिसॉल्व होते हुए देखो, और छोड़ दो, उसको जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन
प्रैक्टिकली इससे क्या होगा? तो ड्रिफ्ट वॉचिंग में हम क्या करते हैं, हम थॉट्स को बस लेट गो नहीं करते, हम थॉट्स को देखते हैं, थॉट्स को बैक ट्रैक करते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट पे हम जंप कर रहे हैं ना कंटिन्यूअसली। तो जहां हुँ, पे मैंने कैच किया अपने ड्रिफ्ट को, हुँ, जहां पे मैंने कैच किया, तो उस थॉट से मैं बैक ट्रैक करूंगा कि मैं किस थॉट से ड्रिफ्ट होके वहां गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी हुँ, जब मैंने पूरा बैक ट्रैक किया, मान लो 1 मिनट में ड्रिफ्ट हुआ हूँ और मेरे माइंड में करीब 10 थॉट्स आए हैं, तो उन थॉट्स को जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें से 2-3 थॉट मेरे हैप्पीनेस या सैडनेस वाले हैं, पास्ट मेमोरीज को लेके, 2-3 थॉट सेक्स के हैं, 2-3 थॉट मेरे कुछ काम को लेके है कि यार ये आइडिया आया था, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, कुछ हुँ, थॉट्स फॉर एग्जाम्पल हुँ, मैं बता रहा हूँ। तो आप देख पाओगे कि ये थॉट्स में पैटर्न है कि यार कुछ आई सेंटर का कमांड आ रहा है, कुछ एस सेंटर का भी आ रहा है, कुछ ई सेंटर का भी आ रहा है, मतलब इमोशन भी मेरा एक्टिव है, मेरा सेक्स सेंटर भी एक्टिव है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला भी एक्टिव है, और हुँ, मेरा जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज वाला सेंटर है, वो भी एक्टिव है। तीनों ही मुझे दे रहे हैं थॉट्स। और जब हुँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, इसमें से कौन कौन से थॉट्स मेरे लाइफ के पर्पस के साथ अलाइंड है। हाँ, देखो, ठीक है, क्या इस थॉट को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरा खुद का ही नुकसान तो नहीं हो जाएगा? द मोमेंट यू हुँ, रियलाइज दिस कि ये थॉट मेरे किसी काम का नहीं है, ड्रॉप इट। वॉव! ठीक है। समझ गया, हाँ, हाँ, द मोमेंट यू रियलाइज कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, इसको हुँ, एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा भी फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा, हुँ, एग्जीक्यूट इट, कीप हुँ, दैट थॉट, नोट इट डाउन। ठीक है। हुँ, तो उन थॉट्स को छोड़ देना है जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है, जो आपके लाइफ में और किसी और के लाइफ में किसी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, और उन थॉट्स को लिख लो जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड है। हो सकता है बाद में कभी जाके आप एक्शन लोगे, लेकिन नोट इट डाउन कि हाँ, ये एक्शनेबल है, इसको किया जा सकता है, हुँ, इससे मेरा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। व्हेन यू कीप डूइंग दैट, तो जब आप बाद में ड्रिफ्ट वॉचिंग करोगे ना, 6 महीना बाद क्या होगा, वो ड्रिफ्ट वॉचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही थॉट आया, कोई भी ऐसा थॉट आया जो आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, यू ड्रॉप इट इमीडिएटली, ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन, यू नो। हुँ, देन कुछ दिन बाद ऐसा होगा, 1-2 साल बाद, कि यू नो कि हाँ, ये करना है कि नहीं है, हाँ, ये सही है कि समझ रहा नहीं हूँ, है, समझ रहा यू हूँ, नो। हुँ, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे क्या होती है कि आपकी आई आई सेंटर की इंटेंसिटी अब बढ़ गई है, जब आप बिना सोचे डिसाइड कर पा रहे हो कि ये एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। हुँ, दिस आर बेसिकली द रिप्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट हो रही है, प्रैक्टिस। रिप्रोग्राम कर हाँ, रहे हैं हम अपने ब्रेन को, हुँ, कि पहले तो हम प्लास्टिसिटी ऐसे कहते ही हैं ना। हाँ, बस न्यूरोप्लास्टिसिटी कि हम थॉट को देखते देखते थे, लेकिन हम मतलब बह जाते थे उस थॉट में, फिर ओवरथिंकिंग वाली दिशा में चले जाते थे हम। लेकिन अब थॉट्स के साथ खेलना है, थॉट्स को समझना है, मतलब ये जैसे हम वो नहीं करते, लाइक कूड़ा फेंकना होता है, तो डस्टबिन होती है, ब्लू वाला होता है, ग्रीन वाला होता है। वैसे ही समझ लो कि एक थॉट का भी हमने बॉक्स बना लिया कि ये बेकार वाला उसको फेंकते चले गए हैं, जो अच्छा है उसको रखते चले गए हैं। ये इस तरीके से है, और इससे फिर वो जो माइंड है वो जो ना जगल नहीं हो जाता, मतलब अंदर कचड़ा नहीं मच जाता। एक ऑर्डर बनता है जी। कि हाँ भाई ये चीजें हैं, और इससे क्या होता है, फिर आप अपने पर्पस या जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं लाइफ में, उसमें और अच्छे तरीके से क्लियरली जा सकते हो आप। मैं सही समझ रहा हूँ या फिर मैं कुछ ज्यादा बोल गया? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। हाँ, तो एक बार ना ये बताओ कि जैसे आपने ज़ेन योगा की बात करी, ये ज़ेन योगा मतलब ठीक है, ड्रिफ्ट वॉचिंग होती है इसमें। पर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि अगर आप ज़ेन योगा समझ गए तो आपको जेके मूर्ति जो कहते हैं वो समझ में आ जाएगा, भ भगवत गीता जो कह रही है वो समझ में आने लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा था आपने? क्योंकि आपको अपना माइंड समझ में आ गया ना। यही पर्पस है सबका। हाँ। आपका माइंड समझ में आ गया ना आपको कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। फिर आपको पता है कि अवेयरनेस क्या है। आप ड्रिफ्ट वॉचिंग अगर सीख गए तो आपको पता है अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस का पर्पस क्या है। ठीक है, अवेयरनेस का हुँ, पर्पस यही है कि चीजों को तो पहले एज इट इज देखना है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे किन थॉट्स को छोड़ देना है, किन थॉट्स को रखना है, क्या काम करना है लाइफ में, जो भी है। मतलब अगर पैसा ही कमाना है तो उसको कमाने के भी हजार तरीके हैं ना। सही तरीका क्या है आपके लिए, मतलब क्या करके आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो।
ठीक है, हुँ, दूसरों का ही फायदा हो रहा है, आपका ही फायदा हो रहा है, और आपको एक डोपामिन भी मिल रहा है उससे। ठीक है, हुँ, तो वो डायरेक्शन सही है ना फिर आपके लिए। हुँ, बिल्कुल। तो जो क्रिया योगा हमें सुनने को मिलती है, एक मैंने आपको याद है बुक बताई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें क्रिया योगा की बात हम्म। की जाती है और जी रणवीर अलाहाबादी अगर आप जानते हैं उनका पॉडकास्ट का चैनल है, वो भी क्रिया योगा की बात बहुत करते हैं, क्रिया योगा। जी। तो इसके बारे में बताओ ये क्रिया योगा मैं कैसे मैं अलग है? खुद वाईएसएस का मेंबर हूँ। मैंने अरे खुद वाह! योगदा सत्संग सोसाइटी ज्वाइन किया है, एंड इट्स बीन 2 इयर्स। मैंने उन्होंने मुझे 18 लेसन्स भेजे थे, मैंने 9 लेसन्स तक पढ़े हैं। उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया, या फिर मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ उसको, बहुत हड़बड़ी नहीं है मुझे। तो हुँ, हुँ। आई एम ऑल्सो मेंबर, तो आई नो अबाउट इट। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या है ये? हाँ, आप जब मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी तो आप बोल रहे थे कि वहां पे कुछ उस बुक में कुछ ऐसा है जो आपको समझ हाँ, नहीं हाँ, आया, हाँ। या फिर हाँ। हजम नहीं हुआ। जैसे जैसे तो मैं बता देता हूँ आप ऑडियंस को एक बार, पूछिए। क्योंकि एक बार ऑडियंस को बता देता हूँ कि हमारी हाँ। बात क्या हुई थी, कि मैंने बुक पढ़ी तो उसमें कुछ ऐसे बाबा थे जो कुछ ऐसी मिरेकल्स कर रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर रहे थे वो। फॉर एग्जांपल वो हवा में एक हम्म। कुछ भी हवा में निकाल दे रहे थे, ठीक है? एक ही वक्त पे 2 जगह थे एक बाबा तो, आपने अगर वो बुक ध्यान से आपने पढ़ी है तो एक वक्त पे 2 जगह। और ये बात मुझे मेरे मौसा जी ने भी बताई थी, कि ऐसे एक बाबा हुआ करते थे वहाँ पे, जो कि एक वक्त पे वो लहिरी महाशय जी शायद उनकी बात कर रहे थे, कि उनके ही किसी लाहिरी चेले ने या महर्षि। फिर कोई उनका स्टूडेंट था, वो ही एक वक्त पे 2 जगह थे। और फिर वो हम्म। युक्तेश्वर गिरी जो थे उनके गुरुजी वो वापस आ गए थे, ठीक है? जब उनकी डेथ हो चुकी थी वो वापस आए, या फिर मतलब कैसे आए मुझे नहीं पता, बट उनको बता रहे हैं पूरी स्टोरी। अगर इसको कोई ये बोल रहे हैं कि ये फ़िक्शन है, तो मैं समझ जाता, लेकिन उन्होंने ऑटोबायोग्राफ़ी ये लिखी है, तो सच ही होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि कैसे हज़म हो ये हम जैसे बंदों को जो रैशनल हैं, जो लॉज़ ऑफ फिज़िक्स में बिलीव करते हैं? मैं बोलता हूँ डोंट बिलीव इट, ठीक है, आप बिलीव मत करो, बट आप एकदम रिजेक्ट भी मत करो, ठीक है। हुँ, आप उसको पढ़ो एंड लेट इट बी लाइक अ बुक। हाँ, ये बुक है और इसमें ये है। अब वहां पे आपके समझने लायक क्या क्या है, अगर आप रैशनल हो तो आप किस प्रकार से सकते हो। आपकी जो माइंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया माइंड के बारे में कि कैसे सोचता है, और वो सिर्फ अपने परसेप्शन अपने लिमिटेड परसेप्शन और मेमोरी के हिसाब से ही सोच सकता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि हमें कितना नॉलेज है हर चीज के बारे में, हम अगर इफ आई एम 37, यू आर हाउ ओल्ड आर यू? 27। 27। तो आप 27 ईयर्स में अभी तक जितना भी समझे हो दुनिया को, क्या ये मतलब 1% भी है? मतलब हुँ, नोन से अननोन को अगर सेपरेट करें, ठीक है, नोन से अननोन को अगर सेपरेट करें, तो हाउ मच डू यू थिंक इज अननोन एंड हाउ मच डू यू थिंक इज नोन टू? मुझे लगता है हमने बूँद को भी नहीं देखा अभी तक सागर की। तो अननोन इज अनलिमिटेड, इट इज लिमिटलेस। नोन इज यू कैन मतलब काउंट कर सकते हो अपने फिंगर्स पे क्या क्या नोन है, ठीक है। हुँ, हुँ, तो उस परसेप्शन वी शुड नॉट जज एनीथिंग, ठीक है। हमें कुछ जज नहीं करना, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि चलो ऑब्जर्व किया, ये है ये है। अभी जब आप ढूंढना शुरू करोगे, तो जैसे कि जेन योगा में ही बताया गया है कि मैंने जो आपको बताया माइंड के बारे में, दैट इज ओनली सेक्शन 1, ठीक है। देर आर थ्री हुँ, मोर सेक्शंस, ओके, सेक्शन 2, 3 एंड 4। सेक्शन 2 इज द इंट्यूशन सेंटर, ठीक है। गट फीलिंग। तो इंट्यूशन सेंटर जो है, इट इज अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज बियॉन्ड आवर रीच, मतलब इट इज बियॉन्ड आवर रीच, बट इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। द सेकेंड पार्ट इज बियॉन्ड, ये हमारे रीच में नहीं है, इट इज नॉट येट डेवलप्ड इन आवर माइंड, ठीक है। हुँ, सेक्शन हुँ, 3 इज अगेन नॉट डेवलप्ड, सेक्शन 4 नॉट डेवलप्ड, ठीक है। जब हम अपने माइंड सेक्शन 1 के जो सेंटर्स है उनको अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा सेक्शन 2 का जो बी सेक्शन है, सेक्शन 2 का जो दूसरा वाला पार्ट है वो खुलता है, इंट्यूशन वाला, ठीक है। हुँ। जब इंट्यूशन वाला पार्ट खुलता है ना, तो आप लोगों को देख के समझ सकते हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। लिटरली आपके मतलब कि इंट्यूशन आपके इंट्यूशन से,
मतलब ओके, यू गेट एन, जैसे हम बोलते हैं ना यार गट फीलिंग हो रही है, ये होने वाला है, और कभी कभी वैसा हो जाता है, तो गट फीलिंग हमारी कभी कभी ट्रू होती है। लेकिन जब इंट्यूशन सेंटर खुलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर गट फीलिंग इज ट्रू। ओके। ठीक है, दैट इज द इंट्यूशन। थर्ड सेक्शन जो है वो है पैरामेंटल सेंटर ऑफ द माइंड। पैरामेंटल सेंटर ऑफ द माइंड इज बियॉन्ड दिस बॉडीली परसेप्शन, एंड इट कैन सी थिंग्स बियॉन्ड द बॉडी। मतलब आप सपोज एक पहाड़ है, आप बैठे हो दूर अपने घर में और आपके घर के पास एक पहाड़ है, तो आप अपनी आंखें बंद करके पैरामेंटल सेंटर के मदद से आप उस पहाड़ को व्यू कर सकते हो 3D में। ठीक है। पॉसिबल मतलब अगर कोई मेरे जो ऑडियंस सुनेगी ना वो कहेगी भाई क्या हो रहा है? हाँ मतलब ये उस रैशनली देखा ये जाए तो जेन हाँ योगा में थोड़ा। लिखा है। ठीक है। हाँ 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 ये हाँ हाँ। ये हम फैदम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा हम्म माइंड केपेबल नहीं है इसको फैदम करने का। हम्म इसको केपेबल बनाना पड़ेगा। अभी सेक्शन 4 इज द ट्रांसेंडेंटल सेंटर। मतलब व्हेन द माइंड ट्रांसेंड्स एवरीथिंग विच इज फिजिकल। हम्म ठीक है। देन इट गोज इनटू अ वेरी एटॉमिक स्टेट। वो एक एटॉमिक लेवल पे जाके चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। ठीक है। तो आपसे एक सवाल इट इज अ पूछूं, लेवल। जैसे अभी तक कोई ऐसा हाँ इंसान हाँ। या कोई ऐसा एनलाइटेंड इंसान है जिसने ये सब किया हो और उन्होंने बताया वैसा कुछ? हाँ होंगे ना। हमारे रामकृष्ण थे, विवेकानंद थे, तो ये लोग तो करते थे। मतलब विवेकानंद यूज टू रीड लाइक दिस बुक्स लाइक दिस। हाँ, तो वो एक ये मैंने बार सुना गए है थे। कहानी। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो एक एक रशिया या फ्रांस कहीं गए थे, तो एक बंदे के घर में रुके थे। एंड ही आस्क्ड फॉर अ बुक कि यार मुझे ये बुक दो, ऊपर से देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वो बोला कि ये 700 पेजेस का बुक है, आप आधे घंटे के लिए आप कैसे पढ़ोगे आप? तो जस्ट हम्म गिव इट टू मी एंड लीव मी फॉर हाफ एन आवर। तो वो बुक को आप लेके हाथों के बीच में बैठे थे, एंड आधे घंटे तक उन्होंने मेडिटेशन किया। ही वेंट इनटू सम स्टेट, और उसके बाद जब उस आदमी ने पूछा क्या क्या समझ में आया, तो बोला कि नहीं, इस बुक में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो उसने बोला हम्म कि आपने खोला भी नहीं, आपको कैसे पता खास नहीं है? तो उन्होंने बताया कि देखो, इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है। हम्म एंड अगर हमको ये स्टोरी बताई जाए तो इट विल बी, मतलब कैसे हो गया, अनबिलीवेबल, इट इज नॉट हम्म बिलीवेबल। ठीक है। हम्म और मैं सबको बोल रहा हूँ कि बिलीव मत करो। आप बिलीव मत करो, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं। मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ, मैंने स्टोरी सुना, मुझे मजा आया, ठीक है, एंटरटेन हो गया मैं। बट इसका समझ रहा मतलब हूँ। ये नहीं कि मैंने बिलीव कर लिया। मैं हम्म क्या कर रहा हूँ? जो मेरे कंट्रोल में है वो कर रहा हूँ। मेरे मुझे पता है कि मेरा जो माइंड है और इसके हम्म ये सेक्शंस मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। तो मैं एटलीस्ट उनको तो अलाइन कर सकता हूँ ना। हम्म अगर मैं एनलाइटेंड नहीं भी हुआ, तो मैं इस दुनिया हम्म में कुछ तो ऐसा कर जाऊंगा जिससे मेरा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। हम्म कुछ तो मैं दे के जाऊंगा ना दुनिया को। और बिल्कुल। एनलाइटेंड हो ही गया तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनलाइटेंड हो हम्म गया तो हाँ, मैं सफरिंग से फ्री हो जाऊंगा। सफरिंग रहेगी, बट मैं माइंड के लेवल पे बिल्कुल ही फ्री हो जाऊंगा, बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जाऊंगा। यही डिफरेंस है, और क्या है। हम्म सही कह रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद की आपने कहानी सुनाई, मैंने सुनी थी। वैसे अगर आप जैसे कह रहे हैं कि वो किताबों को हाथ के बीच में भी रखा, लेकिन अगर उस किताब वैसा भी कर दें कि उन्होंने उसको पढ़ भी लिया, मान लो पन्ने पलट के यूं करके बहुत तेजी से, तो भी मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है कि हाँ यार मतलब कैसे, मतलब हमें एक एक किताब जो 700 पेज की किताब है उसको महीने लग जाता है खत्म करने में। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा हो गई थी, जो कि मैं समझ भी सकता हूँ कि हाँ हो सकता है कंसंट्रेशन पावर हमारी, क्यों अभी आपने बोला लिमिटलेस है, हमें बहुत कुछ नहीं पता हमारे ब्रेन के बारे में। और हो सकता है क्या पता कुछ किसी के अंदर ऐसी कैपेसिटीज हो, सुपर ह्यूमन वाली कैपेबिलिटीज आ जाती हूँ ऐसी चीजें करके। इवन मैं भी एग्नोस्टिक पोजीशन बना के रखता हूँ इन चीजों के अंदर। मुझे लगता था पहले कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना चीजों को, इवन मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलूंगा कि अभी मुझे पता है मेरी ऑडियंस बोले कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करते, मानता हूँ लॉज ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करते, ठीक है, लेकिन एग्नोस्टिक पोजीशन बना के रख सकते हैं टोटली रिजेक्ट करने से अच्छा। तो क्या पता हो जाए, क्या पता हाँ नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। यू नो अगर हमें इस जर्नी में आपने जैसे कि बताया कि ऐसा इतना ही फायदा हो गया कि मैं ही सुधर गया और मैं ही ऐसी वो रोशनी बन गया जिससे आसपास के जो जगह है या आसपास के जो लोग हैं उनको ही वो चमक मिल गई या फिर उनको ही वो रोशनी मिल गई, तो बहुत है इतना, काफी है इतना यार। जी। वरना दुनिया बहुत खराब होती जा रही है, दैट क्या रियलिटी हो रही है कि माँ बाप
बच्चा, कैसे रिश्ते हो गए अब, जिस रिश्ते को हम इतना प्योर माना करते थे, अब क्या हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो ऐसे दौर के अंदर जब ऐसी नॉलेज किसी को मिले, तो मुझे मुझे लगता है लपक लेना चाहिए उसको यार, उसको लपक लेना चाहिए इन चीजों को। तो हाँ, एक है ना, यूथ के लिए क्वेश्चन है, जब यूथ ये बहुत पूछता है और ये सबसे ज्यादा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रेडिट, कोरा, हर जगह। जब आप स्पिरिचुअलिटी की इस जर्नी पे जा रहे होते हैं, तो नो फैप की क्या अहमियत होती है? लाइक मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, पॉर्न नहीं देखना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत यही है कि आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं, समझते हैं, फिर थॉट्स को फिल्टर कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा माइंड हैबिचुएटेड हो जाता है कि हम उन्हीं थॉट्स को अपने माइंड में एंटरटेन करें जो हमारे काम के हैं, और बाकी हम हाँ, हटा दें। समझ इससे गया। हमको और एक फायदा होता है, आपको पता है, हम अगर माइंडलेसली सोच रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, तो डू यू नो हम कितनी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। इट इज लाइक फैपिंग ओनली, मेंटल फैप हो रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। समझ रहे हो ना आप? तो हाँ, ये अफेक्ट है फैपिंग ये। इज, हाँ, ये जो मेंटल ड्रेनेज हो रही है, इससे हमारी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो रही है, एक्चुअली लिटरली ड्रेन हो रही है, ठीक है। हम्म फैपिंग से भी एनर्जी ड्रेन होती है, फिजिकल एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। हम्म। फैपिंग इज नॉट लाइक कि आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। फैपिंग इज नॉट नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ओके, बाय ये बाय बाय नेचुरल फैपिंग, प्रोसेस है। बाय फैपिंग आई मीन कि सेक्स की बात भी कर रहा हूँ मैं, इसमें सेक्स को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, मास्टरबेशन के साथ सेक्स को भी अलाउड करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, हाँ। ब्रह्मचार्य की बात करते हैं कि भाई सेक्स पूरी तरीके से त्याग देंगे। और फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति ये हम्म। कह भी रहे थे, पता नहीं किसी स्पीच के अंदर, कि जब ऐसे इंसान को बताया जाता है कि तुझे इस सेक्सुअल डिजायर, जो कि बहुत ही नेचुरल चीज है, इसको तेरे को दबाना है, तो इंसान बहुत टॉर्चर हो रहा होता है अंदर ही अंदर, बहुत ही गिल्ट में, और फिर हाँ, गिल्ट भी हो आता रहा है है। कि अगर गलती से कर लिया तो ये सब चीजें आती है ना, दुविधाएं आती हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ये कैसे हाँ प्रोसेस हाँ करेगा एक इंसान? हाँ, ये सिंपल है बहुत। जब आप ग्रो अप हो रहे हो, जो आप टीन एज में हो, ठीक है, 17 18, तो उस टाइम पे आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो तो पूरे उफान पे है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल कर रहे हो, डोंट कंट्रोल इट, बिकॉज वो फिर आपके बॉडी को नुकसान ही देगा। कंट्रोल नहीं, वो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे फिर। यू हम्म शुड हैव अ कंपेनियन रादर, ठीक है। आप एक ऐसा एक कंपेनियन बना सकते हो अपने लाइफ में जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे। यू शुड नॉट स्विच बिटवीन कंपेनियंस। इससे आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो वाइब्रेशंस, आपकी जो ऑरा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप एक ही इंसान के साथ हो जिसकी एनर्जीज आपके साथ अलाइंड है, एक ऑपोजिट जेंडर, आप अगर उसके साथ ही इन्वॉल्व हो सेक्सुअली और किसी और के साथ आप नहीं हो रहे हो, देन यू आर ओनली अ ब्रह्मचारी। एंड और एक कंडीशन है कि यू आर नॉट मैस्टरबेटिंग, ठीक है। लाइक मास्टरबेशन गलत बिकॉज दैट कैसे इज है फिर? नॉट, लाइक इट इज नॉट मान लो। नेचुरल, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल सेक्स क्या है? प्रोक्रिएशन के लिए है, ठीक है। हाँ, क्या मैस्टरबेशन प्रोक्रिएशन के लिए है? नहीं है। सेक्स थेरेपिस्ट गालियां नहीं है देंगे ना। मुझे आके। सेक्स थेरेपिस्ट बोलते हैं इट्स अ नेचुरल एक्टिविटी, डू इट, डोंट रिग्रेट। Masturbation is not natural. It's because you are capable of doing it, you will do it, ऐसा नहीं है। You should not do it. Natural sex you should have, but masturbation नाम, देखो, किया जा सकता है अगर आप मेंटली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने बहुत दिनों से किसी के साथ कोई आप रिलेशनशिप में नहीं है, तो यू कैन डू इट टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इट विल वर्क लाइक दैट, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप रोज कर रहे हो, देन इट इज बैड, ठीक है। फिर आपकी तो बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है ना। फिर हम्म आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे अपने लाइफ में, बिकॉज आपकी सारी जो एनर्जी है उस तरफ जाएगी, ठीक है। हम्म। उन थॉट्स में आप ज्यादा, आप बेसिकली अपने एस सेंटर को एंटरटेन कर रहे हो, हाँ। ठीक है। आप अपने प्रिमिटिव माइंड के साथ ही जी रहे हो। बट हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो इंटेलिजेंट बींग्स हैं। वी हैव, मतलब हमारे पास तो गिफ्ट ऑफ चॉइस है, दूसरे एनिमल्स के पास नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है तो कुछ अच्छा चुन लो। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डिप्राइव्ड हो जाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा सेक्स से डिप्राइव्ड हो जाओ, नहीं। हैव हेल्दी सेक्स, नेचुरल सेक्स, दैट इज ओके। ओके। हाँ, तो फिर वो जो एनर्जी हम कंजर्व करते हैं, या फिर जो मोटिवेशन हमें मिलता है, क्योंकि
हम जब ये सब चीज़ नहीं कर रहे होते तो डोपामाइन नहीं मिलता हमें उस तरीके का, चीप डोपामाइन कह सकते हो जिसे आप। तो हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर वो एनर्जी कंज़र्व रहती है, फिर उसका यूज़ हम इस जर्नी में और ज़्यादा कर पाते हैं। पर किस तरीके से कर पाते हैं, लाइक मुझे वो बताओगे एक बार? वो एनर्जी कहाँ काम आ रही ये होती है एग्ज़ैक्टली? चैनलाइज हो ये चैनलाइज हो जाती है आपके प्रोडक्टिव काम में, चैनलाइज हो जाती है। जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यू नीड एनर्जी फॉर दिस। ओके, हुँ, 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 ये एक हुँ, प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, पीपल विल सी दिस, उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, ठीक है। अगर आप रोज पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कितना मजा आ रहा है, आपको डोपामिन हुँ। भी मिल रहा है इससे। इट इज सेरोटोनिन यू मिलता है, हाँ। नो इट इज बेटर देन सेक्स एंड मैस्टरबेशन, इजंट इट? हुँ, हुँ, सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज फॉर प्रोक्रिएशन। और आप अभी 27 के हो, आप जब मेरे एज में आओगे, आप जब 40 के हो जाओगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम जब यंग होते हैं ना, 20 से लेके 30-35 तक, तो हमको लगता हुँ, है यार सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हुँ, हो सकता है अगर ये अंडरस्टैंडिंग जितना जल्दी आपको आ जाए कि हाँ ये इतना, मतलब आप इसके ऊपर जाओ, आप इस चीज को, इस वासना को भोग लो, भोग के इसके ऊपर जाओ, तब आपको हुँ। समझ में आएगा कि इसके ऊपर बहुत कुछ है। ओशो भी यही कहते थे कि इसको इतना नेचुरल बना लो, इतना जैसे हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ब्रश करना, खाना-पीना खाना, नहाना-धोना, हम्म। बस वैसे ही सेक्स है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कर लो और बस निपट लो इससे। लेकिन वही है ना, हमारे हाँ इंडिया में जो परवर्ज़न आ चुका है क्योंकि इसको इतना मिस्टीरियस बना दिया है कि सेक्स हाँ, कुछ होता इंडिया में थोड़ा होगा। गलत है। इंडिया हुँ, में एक्चुअली गलत इसलिए है क्योंकि मतलब जो परसेप्शन बना हुआ ना फैमिलीज में कि यार ये तो गलत ही है, तू क्यों लड़की से बात कर रहा है, यू आर ओनली 15-16, तुझे नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना, ये गलत है, ये नहीं होना हुँ, चाहिए। थोड़ा और अगर लोग ओपन माइंडेड हो जाए, अगर पेरेंट्स थोड़ा, जैसे हमारे जनरेशन के अगर पेरेंट्स होंगे तो वो समझने लगेंगे फिर कि नहीं यार इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आप जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे फिर वो उसका रिजल्ट खराब ही होता जाएगा, हुँ। फिर बच्चा वो गलत डायरेक्शन में जाए। आप उससे माइंड जितना क्यूरियस है ओपन ना। होके बात करोगे वो सही रहेगा। हुँ। फिर वो क्यूरियोसिटी क्योंकि आती है ना, हमारे कुछ टाइम पे जानना है। नहीं था। हाँ। आपके टाइम पे मतलब क्या ज़्यादा इतनी इतना गैप भी नहीं है यार, मुझे बच्चा तो समझो मत। 10 साल का तो गैप है हमारे बीच बस। नहीं नहीं, हम हमारे टाइम पे, मतलब मेरे टाइम पे और मेरे टाइम पे ऐसा था कि पेरेंट्स से बहुत ज्यादा ही गैप था, ठीक है। तो वी वर नॉट हुँ, एबल टू डिस्कस थिंग्स ओपनली रिगार्डिंग सेक्स एंड ऑल। तो हम जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो उस टाइम पे वी नीड समवन क्लोज टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज हमारे लिए वो चीज नया होता है। करेक्ट, हुँ, हम उस फीलिंग को नया नया एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमारे साथ कोई चाहिए जो उस चीज को हमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, या फिर हमें समझा पाए कि यार क्या सही है क्या गलत है, क्या मत करना। लेकिन अगर आप जाके वो प्यूबर्टी में है कोई बच्चा, अगर आप उसको जाके बोल दोगे यार कुछ नहीं करना है तेरे को, ये सब गलत है, तो उसके हुँ। माइंड में क्या परसेप्शन बनता है, उसके बचपन में परसेप्शन बन जाता है कि यार सेक्स तो गलत ही है, ठीक हाँ। है। और वो अगर कहीं जाके सेक्स कर भी लिया, तो उसके माइंड में एक गिल्ट आ जाएगा कि यार ये तो गलत कर दिया मैंने, तो ये तो सही नहीं है ना। हुँ। कितना अजीब है ना कि हमारे गुरुकुल वगैरह जब हुआ करते थे, तो वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर होता था, लेकिन वहाँ के गुरु बताते ज़रूर होते होंगे उनको कि ये ऐसी हाँ बॉडी में हाँ। चेंजेस आएँगे आपके। हमारे यहाँ पे कामा सूत्र हम्म। लिखी गई है, हालाँकि उसमें सेक्स को लेकर बहुत हाँ कम बातें हैं, लेकिन स्टिल उसमें सेक्स की बात की गई है। और हमारे सोसाइटी को देख लो आप, फिर आप कि हमारे पास लिटरेचर पड़ा हुआ है, हमारे पास हमारे गुरुकुल्स में ऐसी बातें होती थी, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे तो बात ही नहीं करनी, चुप चुप हो जा भाई, नहीं सेक्स की बात, ओह क्या बोल दिया भाई। कमाल है हमारा यार हाँ, इंडिया। मेंटल हाँ। ब्लॉकेज बना दिया उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही ओशो भी यही बोल रहे हैं ना कि यार एक बार कर लो ना, निपट लो, उसके बाद अपने बाकी काम में ध्यान दो। भाई बच्चे सेक्स 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 सोचते हम्म। रहते हैं कि भाई कुछ कुछ कमाल की चीज़ होती होगी, और सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को ना जैसे ही प्यूबर्टी हिट करे 17-18 साल, जैसी जो भी एज होती है प्रॉपर, कर लो और देख लो, कुछ नहीं है खास। हाँ, इतना कुछ नहीं है भाई वो। एक्चुअली में वही है और ना अगर बहुत। आपको उस टाइम पे कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रह सकता है, तो चूज दैट पर्सन, बी विद दैट पर्सन, वो भी ये अच्छा है। पॉसिबल नहीं हो पाता ना, लेकिन कि उस एज के अंदर आपको कोई मिल जाए, क्योंकि एक तो हमें नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या? क्योंकि उस समय हाँ। स्टार्ट ही होते हैं क्वेश्चनिंग करना, हमें चाहिए क्या? हम पहली बात तो हम कौन है, पहले ये तो पता चल जाए, उसके बाद पता चलेगा ना कि ये इंसान ठीक है मेरे लिए, है ना? तो वो हम्म। आई में ही उलझे रहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, खास हाँ करके ऐसी दुनिया में।
खोखली दुनिया में जहाँ एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सब झूठ लिख रहे हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और रियलिटी में कुछ और है। तो वही बात है कि अभी हम खो एग्जैक्टली। चुके हैं और एक नकली नकाब पहन के घूम रहे हैं हर जगह कि ये हूँ मैं, जबकि आप है नहीं वो। हाँ, अच्छा बुक रिकमेंड कर दो यार मेरी ऑडियंस के लिए। मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आता है जब मेरे गेस्ट आते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे बुक रिकमेंड कर देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, रील्स अच्छी बात है, पॉडकास्ट अच्छी बात है, यूट्यूब वीडियोज़ अच्छी बात है, लेक्चर देख लो अच्छी बात है, और जो किताब से नॉलेज मिलती है ना, वो बहुत अलग तरीके की मिलती है। तो आप एक बार कुछ 3-4 बुक्स जो आपको लगे कि यार मेरे ऑडियंस के लिए अच्छी रहेगी, वो रिकमेंड कर दो आप। जी, तो सबसे पहली बुक मैं रिकमेंड करूंगा ज़ेन योगा। ठीक है। और ज़ेन योगा थोड़ी डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, उसमें थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्टी है पढ़ने में तो मैंने पूरी बुक की सीरीज बना रखी है, मेरे चैनल पे वो जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है। मैं लिंक दे तो दूँगा मैं, मैंने हाँ। सीरीज बना। हाँ, आप लिंक दे देना, वो चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर पढ़ेंगे, सीरीज देखेंगे, उनको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और पावर ऑफ नाउ अगर आप पढ़े तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, कैसे पास्ट और फ्यूचर के टेंशन को छोड़ना है, ये थोड़ा समझ में आएगा। और एक बहुत ही अच्छी बुक है डैनियल कानामैन की, आपने सुना भी होगा, थिंकिंग फास्ट एंड हाँ, स्लो। हाँ, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। हुँ, एग्जैक्टली हाँ, इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक है ना, ये पढ़ के भी आपको बहुत समझ में आएगा माइंड के बारे में, कि माइंड कैसे हमारा काम करता है, हमारा जो ये माइंड हुँ, सेक्शन वन है। हुँ, हुँ, तो इसके बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और अगर फिक्शन पढ़ना है और स्पिरिचुअलिटी वाला फिक्शन, तो हरमन हीस की एक किताब है सिद्धार्थ। ओके। वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एक मतलब स्कूल का बच्चा उठा के भी उस किताब को पढ़ेगा तो ऐसी इजी लैंग्वेज है कि उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ही डेप्थ है, स्पिरिचुअल डेप्थ। तो वो एक ऐसे हुँ, लड़के के बारे में है जो गौतम बुद्धा का कंटेम्परेरी है। ठीक है। उसी टाइम पे वो लड़का है, और उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में है, और उसका नाम सिद्धार्थ होता है। ठीक है। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, अपना घर छोड़ के चला जाता है, समहाउ उसकी एक स्टोरी है वहां पे। और वो स्टोरी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आपके दिल को छू के निकलेगी। हरमन हीस की हुँ। ये बहुत ही अच्छी किताब है। और और कैसी किताब आप चाहोगे रिकमेंडेशन, मतलब स्पिरिचुअल या? नहीं, आपकी जो आपको लगे कि हाँ, ये बेस्ट रहेगी ऑडियंस के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअलिटी के जिड्डू ऊपर ही हो। कृष्णमूर्ति की, हाँ, जिड्डू कृष्णमूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप पढ़ी हुई है अपने मैंने, ही हाँ। माइंड के कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हो, अगर आप अपने ही माइंड से कैद हो, तो आप फिर वो उस कैद से निकल जाओगे, फ्रीडम फ्रॉम द हुँ, नोन पढ़ोगे। और ओशो की एक किताब है मेडिटेशन। और और एक रेबेलियन के ऊपर एक किताब है ओशो की, वो भी आप पढ़ सकते हो, कि असली रेबेलियन क्या होता है। हुँ। बहुत हाँ, ओशो को पढ़ने के किताबें बाद हो बहुत जाता है सारी ये। हैं। ओशो को पढ़ने के बाद हो भी हाँ। जाता है ना, रिबल नेचर आ जाता है, नहीं त्याग दिया, ये ऑथोरिटी नहीं चाहिए मुझे अपने ऊपर, ये सब बकवास है नहीं, रिलीजन, वो सारे थोड़ा स्ट्रक्चर्स। गलत हो जाता है। तो ओशो हाँ। ने उस किताब में यही समझाया है कि, हाँ, मैं कह रहा था कि लोग ओशो को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो वो रेबेल की जगह वो रेवोल्यूशन में चले जाते हैं। तो थोड़ा हुँ, रेवोल्यूशनरी हो जाता है, तो रेवोल्यूशनरी नहीं होना है। उस बुक में ओशो ने यही बताया है कि एक एक्चुअल जो रिबेलियन होता है वो कैसा होता है। वो उसका रिबेलियन जो है वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल नहीं हुँ, होता है। ओके। अगर उसे किसी से प्रॉब्लम है तो वो जाके उससे बहस या झगड़ा नहीं करेगा, वो अपने आप को समझाएगा कि खुद मुझे से क्या लड़ाई है, करना है। हाँ। तो हाँ, हाँ, तो ये एक्चुअल रिबेलियन है, मतलब मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं हुँ, दुनिया के जो बताए रास्ते पे है वहां मैं नहीं चल सकता, मैं अपने रास्ते को ढूंढूंगा। दिस इज द एक्चुअल रिबेलियन। किसी से जाके बहस कर लेना, डिबेट कर लेना, मारपीट कर लेना, दैट इज नॉट रिबेलियन। हुँ, ओके। तो ये आपका पहला पॉडकास्ट था, मैं जानना चाहता हूँ कैसा लगा आपको, और आखिर में कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हो आप। मुझे तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे आखिर में वैसे? ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो? कुछ भी? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अ, हमें किसी चीज को, अगर हमें समझ में आती है, हमें हमारे रैशनल माइंड को समझ में आती है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और नहीं समझ में आती है तो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिजेक्ट नहीं करने का कारण ये है कि हमें अपने आप को ये बोलना है कि वी डोंट नो। ठीक है।
वी डोंट नो इसलिए क्योंकि जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अपने ईगो को अपर हैंड देते हैं, ठीक है। बिकॉज जब हमें लगता है कि हमारे पास ये सुविधा है रिजेक्ट करने की या पावर है, तो हमें लगता है कि हम उससे ऊपर है या हम किसी चीज से ऊपर है, इसीलिए हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पता है वो सफिशिएंट है। बट वी हुँ, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट नो एंड वी नीड टू फाइंड आउट अलॉट। हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। तो हम बहुत कम जानते हैं, बहुत ही कम। हुँ, और इतने कम नॉलेज से हम किसी चीज को जज भी नहीं कर सकते। तो हमें बस जानना ही है। हमारा पर्पस ही यही है कि जितना आप अपने आप के बारे में, स्पेशली जितना हम अपने आप के बारे में जाने, उतना हमारा जो जीवन है वो आसान होते जाएगा। हुँ। आपने ओशो वाली बात ही कह दी कि मानो मत, जानो, है ना? हाँ, मानो मत, जानो। और अपने अंदर ये बात रखो कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। मतलब अपने अंदर ये हिम्मत होना चाहिए बोलने का कि आई डोंट नो, ठीक है, हुँ, रादर देन रिजेक्टिंग एवरीथिंग। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए और यहाँ से क्यूरोसिटी आती है, यहाँ से सीखने की जो एटीट्यूड है वो आती है। फिर आप हुँ। लाइफ टाइम तक सीख सकते हो, आपका सीखना बंद नहीं होगा। ओके, यू नो स्पिरिचुअलिटी के मैंने शुरू करे हैं अभी 2-3 पॉडकास्ट शायद मैंने किए हैं अभी, वो भी आएँगे। लेकिन ये बेस्ट था, यू नो जैसा मैं फ़ील कर पा रहा था, वो कह रहे थे ना वो एक एनर्जी लेवल मैच हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो वहाँ से बातें आ रही हैं वो मुझे मैं पकड़ पा रहा हूँ उनको। और सच्ची मुझे बहुत मज़ा आया, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट मेरा और जाग चुका है इस पॉडकास्ट के बाद। बाकी ऑडियंस का मुझे नहीं पता ऑडियंस को क्या समझ में आया, पर मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सॉरी यहाँ मेरा थोड़ा दिख रहा है कि हाँ यार, मैं अपनी बात ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके और जितनी भी किताबों का आपने ज़िक्र किया, मैं उन्हें डेफ़िनेटली अपने विश लिस्ट में डाल दूँगा आज अमेज़न पे जाके और पढ़ूँगा उनको और फिर डेफ़िनेटली कभी और मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में फ्यूचर के अंदर श्योर। और हाँ, किसी बुक को डिस्कस करेंगे, कुछ भी मतलब लाइफ़ में मतलब चल रहा है, कुछ और बातें लेके आएँगे, कुछ और टॉपिक लेके आएँगे, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 100%। आपका चैनल मैंने देखा है और मैं ऑडियंस से बोलूँगा कि इनका चैनल जाके सब्सक्राइब करो। ये 1 घंटे का पॉडकास्ट तो मैं कुछ भी नहीं है, तो ट्रेलर भी नहीं था। इनका चैनल आप जाके देखो, इतनी एग्जैक्टली। कमाल-कमाल की वीडियोज़ हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोल रखी हैं कि तुम जब भी अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ महसूस करोगे कि मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, तुम्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, तुम्हारी लाइफ़ में कुछ कुछ भी ऐसा चल रहा है जिससे तुम परेशान हो, एक बार जाके इनका चैनल एक्सप्लोर कर लेना, इनकी एक वीडियो उठा के डाल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से वो जो फॉग होता है ना, जो धुंध, वैसे ठंड आ गई है तो धुंध वैसे भी होगी, पर तुम्हारी लाइफ़ में जो धुंध है, वो भी कहीं न कहीं तुम्हें छटती नज़र आएँगी, ठीक है? और अभिषेक जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? थैंक यू तो सो मच मिलते हैं। फॉर इनवाइटिंग। या आपको थैंक यू आप आए। मुझे वैसे उम्मीदें कम होती है कई बार हम लोग 10 ईमेल लिख देता हूँ मैं पूरे दिन भर में, लेकिन अच्छा लगता है जब वहाँ से रिप्लाई आता है कि चलिए हम बात करेंगे 1 घंटा बैठ के और कुछ बाँटते हैं अपना ज्ञान। तो थैंक यू सो मच और आने के ये लिए। पॉडकास्ट भी पूरे इंट्यूशन के बेस पे ही हुआ क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं एक्चुअली इस पॉडकास्ट में आने के पहले। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी अप्रोच किया था तो आई डिड नॉट फील लाइक, और यहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़ा तो आई वेंट विद द फ्लो कि हाँ करते हैं। या ये मेरा भी यही रहता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा आई वाला जो मेरा एरिया है उसको थोड़ा और महत्व दे देता हूँ कि चलो यार देखते हैं क्या मेरी ऑडियंस के लिए बेस्ट रहेगा क्या ये वाला कंटेंट। तो वो वाला देखना पड़ता है मेरे को। लेकिन तब भी मज़ा आया मुझे और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। तो अब चलने का वक़्त आ चुका है और तो चलो बाय, ध्यान रखो अपना। ओके बाय। टेक केयर। ओके, बाय। या यू टू, यू टू।